फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। फसल उत्पादन क्या होता है? उत्पादन का मतलब हुआ पैदा करना, नहीं। और प्रबंधन माने उसको व्यवस्थित करना, कैसे रखना है ताकि वो कीड़ों से बचा रहे, वो उपभोक्ता तक सही सलामत पहुंच जाए। ठीक है, तो इस व्यवस्था को हम लोग कहते हैं प्रबंधन। तो फसल का उत्पादन, फसल क्या है? तो फसल भैया जब एक ही तरह के पौधे बड़ी मात्रा में हम उपजाते हैं तो उसे हम कहते हैं फसल। तो फसल का उत्पादन एवं प्रबंधन, उत्पादन करना और उनका प्रबंधन करना, ये हमारा पाठ है, अध्याय 1 है। ठीक है ना? तो इसके ज़रा जो मुख्य बातें हैं वो देखते हैं। ठीक है, जैसे कृषि पद्धति क्या है? कहता है 10,000 ईसा पूर्व तक मनुष्य घुमंतु थे यानी घूम घूम करके मनुष्य रहा करते थे जंगलों में। ठीक है ना? आज से 10,000 साल पहले तक वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक भोजन एवं आवास की खोज में समूहों में विचरण करते थे माने पूरा समूह का समूह उठ के ये पहाड़ से वो पहाड़, वो पहाड़ से वो पहाड़, देश के इस कोने से उस कोने तक टहलते रहते थे, घूमते थे और कच्चे फल और सब्जियां खाते थे जो उनको जंगल में मिल जाया करते थे। उन्होंने भोजन के लिए जंतुओं का भी शिकार करना प्रारंभ कर दिया था। वो कुछ ऐसे भी थे जो पशुओं का शिकार करके और उनके मांस को खाया करते थे। कालांतर में खेती कर चावल, गेहूं एवं अन्य खाद्य फसल को उत्पादित कर सके, इस प्रकार कृषि का प्रारंभ हुआ। नहीं, उन्होंने देखा कि भाई हमें लगातार भोजन मिलता रहे। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने कुछ कुछ लगाया और लगाने से उनके ज्ञान को धीरे धीरे बढ़ोतरी हुई और जब ज्ञान धीरे धीरे बढ़ते आज एक पद्धति के रूप में हमें नज़र आती है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फसल क्या है? फसल जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उपजाए जाते हैं। जब किसी एक ही प्रकार के, नहीं, फसल का परिभाषा देखिए, यहाँ से यहाँ तक लिख लेंगे, ये पूरा आ जाएगा। नहीं, क्या? जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उपजाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है आपके पास खरीफ फसल और रबी फसल। ये क्या है भाई? खरीफ फसल क्या होता है, रबी फसल क्या होता है? तो आप देखिए, खरीफ फसल क्या है? वह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है। कब बोया जाता है? वर्षा ऋतु में। खरीफ फसल कहलाती है। भारत में वर्षा ऋतु सामान्यतः जून से सितंबर तक होती है। धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास, ये सब खरीफ फसल है, यानी वर्षा ऋतु में उपजाए जाने वाले। तो धान से शुरुआत किया, धान को वर्षा चाहिए भाई, पानी खूब चाहिए। सोयाबीन हुआ, मक्का हुआ, मूंगफली हुआ। ठीक है, और रबी फसल, तो रबी फसल शीत में उपजाए जाने वाले, ठंडा ऋतु में, शीत ठंडा, जो अमूमन अक्टूबर से मार्च तक भारत में होती है। तो ठंडा ऋतु में उपजाए जाने वाले फसल को रबी फसल कहते हैं। ठंडा की ऋतु में गेहूँ, चना, मटर, सरसों, अलसी, तीसी जिसको कहते हैं, रबी फसल उपजाए जाते हैं। ठीक है, मिट्टी की तैयारी। अब देखिए यहाँ पे खेती करने के लिए आधारित फसल, ये क्या है भाई? पॉइंट नंबर 1.2 आधारित फसल। ठीक है, मौसम आधारित फसल, नहीं, मौसम आधारित फसल। तो फसल उगाने के लिए किसानों को अनेक क्रियाकलाप समयविक अवधि में करने पड़ते हैं, यानी समय के अनुसार करने पड़ते हैं। उनका जो समय है उस खास समय में करना पड़ता है, अगर नहीं करने से फसल का उत्पादन अच्छा नहीं होगा। यह क्रियाकलाप उस प्रकार के हैं जिनका उपयोग माली अथवा आप सजावटी पौधे उगाने के लिए करते हैं। ये क्रियाकलाप अथवा ये कृषि कार्य कृषि पद्धति जो आगे दिए गए हैं। कृषि पद्धति क्या है भाई? यानी खेती करने के तरीके, कैसे खेती करेंगे? तो सबसे पहला काम होगा हमारा मिट्टी तैयार करना। सबसे पहला काम क्या होगा? ये देखिए, कृषि पद्धति कुछ 8 पॉइंट है। ये क्या है? मिट्टी का तैयार करना, बुआई करना, खाद
खाद तथा उर्वरक देना, सिंचाई करना, खरपतवार से सुरक्षा करना, कटाई करना और भंडारण। देखिए मिट्टी तैयार करना, ये क्या है? मिट्टी को हम लोग सबसे पहले जो खेत जोतेंगे, मिट्टी को उल्टी पल्टी करेंगे, ठीक है ना। तो इन सब पॉइंट को देखना है। तो चलिए आगे चलते हैं। मिट्टी का तैयार करना। मिट्टी तैयार करने में हमको एक दो औजार हैं जिनका नाम जान लेना है। जैसे एक दो बातें हैं जो जान लेनी है, क्लास 8 के लिए ज़रूरी है। जैसे उलट पटना या पोला करने से पोषक पदार्थ ऊपर आ जाते हैं। जैसे खेत को जब हम जुताई करते हैं या कल्टी करते हैं, जो बोलते हैं कल्टी किया है, ठीक है, तो जब उस खेत को, मिट्टी को नीचे से ऊपर तक लाते हैं, ऊपर वाले मिट्टी को नीचे जाता है, तो इससे जो पोषक तत्व नीचे रहता है वो ऊपर आ जाता है, ठीक है ना। मिट्टी बराबर मात्रा में हवा भी ले लेती है, ठीक है ना। इस प्रक्रिया को कहते हैं मिट्टी का उल्टा पलटा एवं पोला करना। फसल उगाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जुताई, इसको जुताई भी कहलाती है, ठीक है ना। कृषि औजार में आप देखिए तो हल हुआ, ये आपका हल का चित्र है। नहीं, आगे ये कुदाली है, नहीं, जो खेत में लाइन बनाने में और छोटे छोटे बीज हाथ से रोपने में। कल्टीवेटर, आजकल जुताई ट्रैक्टर से संचालित होती है, तो ट्रैक्टर में जो पीछे लगा रहता है वो कल्टीवेटर रहता है, जो मिट्टी को अच्छे से नीचे से उलट पलट कर देता है, ठीक है ना। अच्छा, खेत जुताई के बाद हम लोगों को बुआई का बात आता है कि बुआई करना है। तो बुआई फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। क्यों भाई? बोने से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले साफ एवं स्वस्थ बीज का चयन करना होता है, यानी बीज अच्छे लेने होते हैं। समय, जो भी बीज को बोने जा रहे हैं उसके समय का ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है ना। रबी फसल है, खरीफ फसल है, इसमें पानी कैसा चाहिए, मौसम कैसा चाहिए, इन सब बातों का ध्यान रखना होता है। बीज की बुआई में सबसे पहला काम है बीज का चयन, दूसरा समय का ध्यान रखना, ठीक है। अगला पॉइंट है खाद एवं उर्वरक को मिलाना। हमने कौन सा फसल लगाया है, उस फसल में किस खाद की मात्रा है हमारी मिट्टी में, मिट्टी का भी जांच करते हैं और उसमें खाद एवं उर्वरक मिलाते हैं, ठीक है। खाद हमारे मिट्टी में पोषक का स्तर बनाए रखता है और उर्वरक हमारे पौधे को बढ़ाने में मदद करता है, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला पॉइंट क्या है हमारे पास, शॉर्टकट में मैं बता रहा हूँ। मूंग एवं चने के बीज को लेकर, अच्छा ये क्रियाकलाप है, चलिए आगे देखते हैं। क्रियाकलाप छोड़िए। उर्वरक और खाद में अंतर। देखिए उर्वरक और खाद में क्या अंतर है। उर्वरक एक मानव निर्मित लवण है, ठीक है ना, और खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर और पौधे के अवशेषों से विघटन से प्राप्त होता है। जब गोबर और प्राकृतिक पदार्थ जैसे पेड़ पौधे के पत्ते वगैरह सड़ते हैं तो उनसे जो निकलता है, तो जिसमें ह्यूमस की मात्रा मिलती है। उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है, खाद खेतों में बनाई जा सकती है, ठीक है ना। उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होता, खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है। ह्यूमस पौधे के लिए अत्यंत आवश्यक है। उर्वरक इसलिए हमने कहा कि उर्वरक पौधे के विकास में आवश्यक है कि हमने कौन सा फसल लगाया, उसके लिए कौन से उर्वरक की आवश्यकता है, यानी कौन से पोषक तत्व उसको चाहिए, ये उर्वरक के रूप में देते हैं। लेकिन ह्यूमस हर पौधे के लिए ज़रूरी है और ये हमें खाद से प्राप्त होता है, खाद से प्राप्त होता है, उर्वरक से। उर्वरक में पादप पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम प्रचुर मात्रा में होते हैं। खाद में पादप पोषक तुलनात्मक रूप से कम होते हैं। खाद में पादप पोषक तुलनात्मक रूप से कम होते हैं, ठीक है। उर्वरक एवं खाद के बीच अंतर बताई गई है। खाद के लाभ। खाद, जैविक खाद उर्वरक की अपेक्षा अच्छी मानी जाती है। इसका मुख्य कारण है, देखिए भाई, आजकल तो हम जो भोजन कर रहे हैं उसमें उर्वरक की मात्रा अधिक है, खाद अधिक मात्रा में नहीं है। मतलब खाद रहने से, खाद के थ्रू, खाद जैविक होता है, जैविक खाद उर्वरक के अपेक्षा में अच्छी मानी जाती है। क्यों भाई? इसका मुख्य कारण है कि इसमें मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। इसमें मिट्टी भंगुर एवं सांद्र हो जाते हैं, यानी भंगुर भुरभुरे हो जाते हैं
और सांद्र माने उसमें छेद छेद रह जाता है जिससे कि हवा मिट्टी में घुस सके, जिसके कारण गैस विनिमय सरलता से हो सकता है। पौधे को जड़ में भी हवा की उपलब्धता हो जाती है। जीवाणुओं का सही से विकास होता है। इसके मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि होती है। मित्र जीवाणु जैसे चेरा कहा, ठीक है ना, और ऐसे बहुत सारे जीव है जो मिट्टी में घुस करके रहते हैं, तो इन जीवाणुओं की संख्या वृद्धि होती है। ये मिट्टी में छेद करके अपना घर बनाते हैं, जिससे ऑक्सीजन की लगातार पूर्ति होते रहती है जड़ को, और पौधे स्वस्थ रहते हैं। एक जैविक खाद से मिट्टी का गठन सुधर जाता है, यानी मिट्टी सुधार में भी जैविक खाद काफ़ी उपयोगी है। देखिए, अब हमने खेत का देखिए पॉइंट बाय पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा। सबसे पहले तो क्या पढ़ा हम लोगों ने, तो हम लोगों ने यहाँ से जो पॉइंट लेके चला था कि कृषि की क्या क्या तरीके हैं। तो आइए देखते हैं कृषि के क्या क्या तरीके हैं। कृषि पद्धति क्या है, तो मिट्टी का तैयार करना, ओला पोला करना, समझे तो उलट पुलट करना, ठीक है ना। इसी में हमको पाटल और कृषि औजार के बारे में पढ़ना है। यहाँ पे बुआई, बोने के तरीके और बोने के प्रकार, खाद और उर्वरक में अंतर देख लिए। सिंचाई, अब देखते हैं अगला पॉइंट, खेत को सिंचाई करने की आवश्यकता होती है समय समय पे। हर फसल की सिंचाई की व्यवस्था अलग अलग होती है, ठीक है। तो जीवित रहने के लिए पौधों को, तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि सिंचाई क्या है, तो सिंचाई क्यों जरूरी है। तो जीवित रहने के लिए प्रत्येक जीव को जल की आवश्यकता होती है। पौधे में वृद्धि एवं परिवर्धन के लिए जल का विशेष महत्व है। पौधे के जड़ों द्वारा जल का अवशोषण होता है, जिसके साथ खनिज और उर्वरक का भी अवशोषण होता है। पौधे में लगभग 90% जल होता है। जल आवश्यक है क्योंकि बीजों का अंकुरण शुष्क स्थिति में नहीं हो सकता। शुष्क स्थिति माने सूखी स्थिति में। सिंचाई, जल में घुले हुए पोषक का स्थानांतरण पौधे के प्रत्येक भाग में होता है, जल के द्वारा ही। यह फसल के पालने एवं गर्म हवा से रक्षा करता है। स्वस्थ फसल वृद्धि के लिए मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए खेतों में नियमित रूप से जल देने की आवश्यकता होती है। निश्चित अंतराल पर खेतों में जल देना सिंचाई कहलाती है। सिंचाई क्या है, सिंचाई किसे कहते हैं, ठीक है। तो सिंचाई के देख लें, सिंचाई का परिभाषा क्या लिखेंगे, नियमित अंतरालों पर खेतों में जल देना सिंचाई कहलाता है, ठीक है ना। सिंचाई के स्रोत, तो कुआं, जलकूप, तालाब, झील, नदियाँ, बांध एवं नहर इत्यादि हैं। नहीं, कुआं, कहीं कहीं पानी लोग कुएं से खेत में पटाते। खेत में पानी कैसे पटाते हैं, किन स्रोतों से, में कहीं कुआं से पटाते हैं, कहीं जलकूपों से पटाते हैं यानी वो पंप से, फिर कहीं तालाब या झील होता है बगल में तो वहाँ से पंपिंग करके ले लेते हैं, कहीं नदियों में बांध के ले जाते हैं, कहीं नहरों में पानी पटाते हैं, नहरों से पानी पटाते, छोटे छोटे नहर बड़े बड़े नदियों से निकले होते हैं, उनसे पानी पटा करके खेतों को सींचा जाता है। तो ये सब जल स्रोत हुए, ठीक है ना। सिंचाई के पारंपरिक तरीके क्या हैं जो प्राचीन काल से होते आए हैं। कुआं, झील एवं नहर, ये प्राचीन तरीके हैं। आज के तरीके क्या हैं भाई, तो मजदूर अथवा मवेशी इन विधियों से इस्तेमाल कर। देखिए, मोटर घिरनी, चैन पंप, ढकेलनी, राहट, उत्तोलक, इन सब का चित्र दिखा के हम आपको समझाते हैं। देखिए, ये क्या है, चैन पंप, नहीं, ये चित्र जो है आपका चैन पंप का है। ये किसी मोटर से या किसी जानवर को लगा करके इस चक्री को घुमाया जाता था और इसमें बाल्टी बंधी रहती थी जो नीचे से पानी उठा करके ऊपर डाल देती थी और ऊपर से खेत तक पहुंच जाता था। ये चेन पंप था। कुआं, ढकेलनी लगा हुआ था कुआं में। देखिए इसमें क्या लगा हुआ है सिस्टम, देख रहे हैं, ये आपको लगा हुआ है पत्थर, ठीक है ना, पत्थर में इसमें बाल्टी बंधा हुआ है, ठीक है। इससे को दबाते थे तो बाल्टी नीचे चला जाता था, पानी भर के लाता था, फिर एक आदमी पानी को नीचे गिराता था और इसे खेत में पड़ता था। तो इसको कहते थे ढकेलनी, ठीक है, ढकेल काम होता है। ये देखिए, ये चेन पंप के जैसा ही सिस्टम है। यहाँ पे बैल एक घुमाएगा, ये चक्री घूमेगी और पानी इस टब से निकल के नीचे गिरेगा और वो खेतों में चला जाएगा। इस विधि को क्या कहा जाता है, रहट। इस विधि को क्या कहा जाता है, रहट। तो ऐसे 3 विधियाँ, ये प्राचीन तरीके थे, ठीक है ना। सिंचाई के आधुनिक तरीके में देखें तो मोटर लगा के आजकल लोग खेतों में पटाते हैं, ठीक है ना। ये है
छिड़काव यंत्र द्वारा पटाते हैं, ठीक है। छिड़काव यंत्र ऐसे एक पंप लगा दिए, एक विधि में उपयोग करके असमतल भूमि के लिए किया जाता है। अच्छा, छिड़काव यंत्र का देखिए, जहाँ समतल भूमि है वहाँ तो लोग खेत में पानी डाल दिया, सब खेत में चला गया चारों तरफ। लेकिन कुछ कुछ खेत ऐसे होते हैं कि ऊबड़ खाबड़ होते हैं, ऊंच नीच होते हैं, तो उसमें एक घूमने वाला पंप लगा दिया जाता है जो छिड़काव से ऊपरी सिरों पर घूम घूम करके नोजल लगा करके उसमें पानी निश्चित दूरी पर वो सींच देता है खेत को। ऐसे दिन में 2 से 3 बार हम लोग चला देते हैं, 1-2 बार खेत को, जड़ को बराबर मात्रा में नमी मिलता रहता है। दूसरा, इसमें जल बर्बादी होने के चांसेस में काफ़ी खेतों और थोड़ा महंगा पड़ जाता है। अगला है ट्रिप तंत्र। तो इस विधि में जल बूंद बूंद करके सीधे जड़, पौधे के जड़ के पास जाता है, ठीक है। इसे एक बार लगाने में खर्च पड़ता है, लेकिन उसके बाद इसमें जल का भी बचाव होता है काफ़ी, और पौधे को लगातार नमी मिलती रहती है, ठीक है। खरपतवार से सुरक्षा। अब चलिए भाई, सींच लिए खेत को, तो खेत सींचे, तो जब आपने खेत में पानी डाला तो आपने जो फसल लगाया तो वो तो बीज आएंगे ही, और हवा में परिकीर्णन के कारण बहुत सारे बीज हवा से होते हुए भी आपके खेतों में आके गिर जाते हैं, उनका भी अनुकरण होगा, वो भी फसल के साथ साथ उगाएंगे। ऐसे ही अवांछनीय पौधे जिनको आपने लगाया नहीं है लेकिन फिर भी फसल के साथ उगाएं, हवा के थ्रू आ गए, चिड़िया के थ्रू आ गए, पशुओं के पैरों के थ्रू आ गए, किसी भी ढंग से आपके खेत में पहुंच गए, परंतु आपने उसको लगाया नहीं है, तो ऐसे अवांछनीय फसल को हम लोग खरपतवार कहते हैं। इनसे सुरक्षा करना हमको ज़रूरत होता है। खेतों में कई अन्य अवांछनीय पौधे, यानी जिनको हमने नहीं लगाया, बिना इच्छा के लग गए हों, नहीं, अवांछनीय पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उगाते हैं। इन अवांछित पौधों को खरपतवार कहते हैं। क्वेश्चन आएगा आपको कि खरपतवार क्या है, तो जवाब दें। खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं। इस खरपतवार को आप चुन के, उखाड़ के या खुरपी से, जैसे भी आप हटाते हैं, तो इस प्रक्रिया को हम लोग निराई कहते हैं। समय समय पे फसल को स्वस्थ रखने के लिए उनकी निराई की भी ज़रूरत होती है। इन खरपतवारों को हटाना ज़रूरी है। अगर यह खरपतवार समय से नहीं हटाया जाए तो ये फसल के पोषक तत्वों का अवशोषण कर लेते हैं और फसल का विकास कम होता है। इसके लिए खरपतवारनाशी केमिकल का छिड़काव किया जाता है, ठीक है ना। जैसे 2,4-D है, 4D है, खेतों में इस छिड़काव किया जाता है जिससे खरपतवार मर जाते हैं, परंतु फसल को कोई हानि नहीं होती। ऐसा कहना उचित नहीं होगा, फसल को हानि होती है अल्प मात्रा में, ठीक है, लेकिन ये खरपतवार को ज़्यादा नुकसान करता है। इस सबसे अच्छा खरपतवार हटाने का तरीका मेरे अनुसार, ठीक है ना, ये आपको खुरपी से करना है, क्योंकि इसमें यह एक प्राकृतिक तरीका है जिसमें खरपतवार का नियंत्रण भी हो जाता है और फसल को किसी भी रासायनिक प्रयोग से हम सावधानीपूर्वक बचा लेते हैं। चलिए, अब फसल का से खरपतवार हट गया, फसल पक गया। फसल पकने के बाद हमको कटाई करनी होती है, तो फसल की कटाई एक महत्वपूर्ण कार्य है। फसल पक जाने के बाद इसे काटना कटाई कहलाता है। कटाई के दौरान हम सीधे तौर पर 2-3 तरीके से कटाई करते। एक पारंपरिक तरीका है वो हंसुआ लेकर के काटना। देखिए, हंसुआ या दरंती उसको कहते हैं, ये दिखा रहा है चित्र में, यहाँ पे देखिए, दरंती, हंसुआ भी हम लोग बोलते हैं अपने भाषा में, इनका उपयोग किया जाता है। अब तो ट्रैक्टर से काटा जाता है खेतों को, बड़े पैमाने पर खेतों में फसल की काटने की ज़रूरत होती है तो ट्रैक्टर का यूज करते हैं, ठीक है ना, जिनको हार्वेस्टर कहते हैं। फिर उन कटे हुए फसल का थ्रेशरिंग करते हैं, अर्थात दाने को अलग करने की प्रक्रिया थ्रेशरिंग कहलाती है, ठीक है ना। देखिए, ये हार्वेस्टर कंबाइन मशीन है, नहीं, ये क्या करेगा, आपको खेत से पूरे फसल को काट के, दानों को अलग करके, सब एकदम पूरा पक्का सारे काम करके आपको ट्रक में लोड कर देगा, साफ़ सुथरा करके, ठीक है। कटाई पर्व। देखिए, कटाई पर्व क्या है, तो 3-4 महीने के कठोर परिश्रम के बाद कटाई के समय आ जाता है। स्वर्णिम दोनों से भरी
दानों से भरी खड़ी फसल किसानों के हृदय में उल्लास एवं अच्छे समय का भाव संचारित करता है, क्योंकि भैया किसान ने 3-4 महीना कठिन परिश्रम किया। जब तक उसके खेत में फसल लगा हुआ था, रोज़ वह खेतों को जाता था, देखता था, कीट से, पानी से, जंगली जानवरों से बचाते हुए अब उसके खेत में स्वर्णिम दानों से भरे हुए, स्वर्ण के जैसे दाने अन्न भरे हुए रहते हैं और वे किसानों के हृदय में उल्लास पैदा करते हैं। ठीक है ना, उनको खुशी मिलती है, अच्छा भाव हो संचारित होता है। यह समय थोड़ा आराम करने एवं खुशी मनाने का होता है, क्योंकि पिछली ऋतुओं के प्रयत्न का फल मिलता है। इसलिए भारत के सभी भागों में कटाई का समय हर्षोल्लास एवं खुशी का होता है। पुरुष एवं महिलाएं सभी मिलकर इस पर्व को मनाते हैं। कटाई ऋतु के साथ कुछ विशेष पर्व जैसे पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, नवान्या एवं बिहू जुड़े हुए हैं, जो भारत के विभिन्न हिस्सों में मनाई जाती हैं। ये सब ऋतु फसलें हैं। ठीक है ना, ऋतु यानी फसल के कटाई पर्व है, यानी फसल के कटाई होने पर ये सब मनाए जाने वाले फसल है। चलिए, फसल की कटाई हो गया, अब आखिरी काम है भंडारण। उत्पादन का भंडारण एक महत्वपूर्ण कार्य है। क्यों भाई, आपने फसल उपजा लिया, अब उसको ठीक से रखेंगे नहीं तो उसमें कीड़े लग जाएंगे, तो कीड़े लग जाएंगे तो सड़ जाएंगे, फिर पूरा साल कैसे खाएंगे। तो इसलिए भंडारण एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो पूरे साल हमारे फसल को बचा के रखे। उसमें अधिक समय तक रखना हो तो उसमें नमी, कीट, चूहे एवं सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखना होता है। ताज़ा फसल में नमी की मात्रा अधिक होती है। यदि फसल के दानों को सुखाए बिना भंडारित किया गया तो उसे खराब होने अथवा जीवों द्वारा आक्रमण से वे अंकुरण के लिए अनुपयोगी हो जाएंगे। अगर जीवों का उन पर आक्रमण हो जाए, आक्रमण से वे अंकुरण माने फिर से वो लगने, उनमें बीज बनाने में उनको दिक्कत होगी, अनुपयोगी हो जाएंगे। अतः भंडारण से पहले दानों को धूप में सुखाना आवश्यक है। उनकी नमी को कम किया जाता है। ठीक है ना, ताकि उनमें कीड़े न पड़ सके, जीवाणु एवं कवक से उनकी सुरक्षा की जा सके। किसान अपने फसल उत्पादन और भंडारण जूट के बोरे, धातु के बड़े बड़े पात्र में करते हैं, परंतु बीजों का बड़े पैमाने पर भंडारण साइलो अथवा भंडारगृह में किया जाता है। ठीक है ना, बड़े बड़े देश साइलो का निर्माण करते हैं जिसमें बड़ी मात्रा में, ये देखिए साइलो, अनाज भंडारण है तो साइलो का चित्र दिया है। ये अधिकांश देशों में है जहाँ बड़े पैमाने पर खेती होती है। भारत में तो बड़े पैमाने पर किसानों ने साइलो का अधिकांश निर्माण नहीं करा है, क्योंकि लोग यहाँ घरों में ही रखते हैं। लेकिन जहाँ गेहूँ चावल का उत्पादन अधिक मात्रा में होता है वहाँ पे साइलो का निर्माण करते हैं रखने के लिए। जंतुओं से भोजन, ये तो हमें फसल से भोजन प्राप्त हुआ। अब अगला पॉइंट है जंतुओं से भोजन। जंतुओं से भी हम भोजन प्राप्त करते हैं। जंतु से सीधा दूध प्राप्त करते हैं, जैसे गाय से, भैंस से, बकरी से, ऊँटनी से। ठीक है ना, इसके अलावा अंडा प्राप्त करते हैं हम बत्तख से, मुर्गी से इत्यादि से। ठीक है ना, इसके अलावा मीट प्राप्त करते हैं हम लोग। तो ये सारणी को आप भरेंगे और देखेंगे कि किस किस पशु से हम कैसे कैसे फसल प्राप्त करते हैं। ठीक है, ये